हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। डब्ल्यू एस क्यूब टेक की इस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल की सीरीज में ये आज का हमारा सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्या होती है और इसमें कौन-कौन से जो मेजर होस्ट है जो इसको कंडक्ट करवाते हैं वो कौन थे? कौन-कौन सा कंप्यूटर साइंस का जो एरिया ऑफ फोकस है, मतलब किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा ये चैलेंजेस बनाए जाते हैं, वो हमने कल डिस्कस किए थे। और हमने ये देखा था कि एक प्रोग्रामर को या एक फ्रेशर इंजीनियरिंग स्टूडेंट को क्या एडवांटेज मिलते हैं। ओके, तो ये तो था हमारे फर्स्ट वीडियो का कंटेंट। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रॉब्लम वहां पर दी जाएगी और जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। वहाँ की मेथोडोलॉजी हम लोग देखेंगे कि प्रॉब्लम आने के बाद में कौन सा पहला स्टेप हमें यूज करना होगा उसको सॉल्व करने के लिए। सेकंड स्टेप में हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं। प्लस हम बात ये भी करेंगे कि जो हमने लैंग्वेज चूज की है जावा, तो हम बात करेंगे कि जावा के कौन से मेजर कॉन्सेप्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें काम में लेने हैं। ओके, तो हमारा जो एजेंडा है इस ट्यूटोरियल का, वो ना केवल आपको केवल प्रोग्राम बताना है या फिर केवल प्रोग्राम को बनाकर दिखाना है, बल्कि हम लोग चाहते हैं कि आप प्रोग्राम बनाने के साथ साथ जो जावा के जो कोर कॉन्सेप्ट है उनको भी कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग में या कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसी एम के साथ। मैं दीपराज जांगेड़ आपका फिर से स्वागत करता हूँ डब्ल्यूएस क्यूब के इस प्रोग्रामिंग चैनल पर। अब हम जो पहली प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं, वो प्रॉब्लम है ए प्लस बी की, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। सुनने में तो प्रॉब्लम बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सी लगती है, लेकिन जब हम लोग कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो हमें कुछ बातों का यहाँ पर ध्यान रखना होता है। तो हमारा इस वीडियो का जो एजेंडा रहेगा कि इस प्रॉब्लम जो हमारी ए और प्लस बी की जो प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या मेथोडोलॉजी यूज़ करनी है और जो इसमें जो जावा के कॉन्सेप्ट यूज़ किए जा रहे हैं, वो जैसे कि थ्रोज़, बिग इंटीजर, कंटीन्यूअस इनपुट और स्ट्रिंग स्प्लिटिंग हुआ। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, चारों कॉन्सेप्ट को इस प्रोग्राम में किस तरह से अप्लाई करना है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा। सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम का स्टेटमेंट को देख लेते हैं। जभी भी हम लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं, इसको एक और प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं या फिर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं, तो उनका कुछ इस तरह से लेआउट रहता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन होगा, जिसमें प्रॉब्लम की गिवन थ्योरी होगी, जहाँ से आपको प्रॉब्लम के लॉजिक ढूँढने हैं और आपके साथ में कुछ इनपुट फॉर्मेट दे रखा होगा। इनपुट फॉर्मेट का मीन्स जब आप प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे इस प्रॉब्लम के लिए, तो क्या इनपुट आपको रिक्वायर्ड होंगे, किस तरह के इनपुट रिक्वायर होंगे और कौन-कौन से इनपुट रिक्वायर होंगे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें इनपुट फॉर्मेट से मिल जाती है। फिर हम बात करेंगे आउटपुट फॉर्मेट का, जो कि हमारा रिक्वायर रिज़ल्ट रहेगा हमारे इस चैलेंज का, कि जो क्वेश्चन हमने दिया गया है चैलेंज का, उसमें हमें आउटपुट पे क्या चाहिए, ठीक? ये हमारा एम है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि आउटपुट एक सिंगल इंटीजर लाइन होगा, सम ऑफ ए और बी। देन हम बात करते हैं कुछ कंस्ट्रेंट की। ये कंस्ट्रेंट हम लोग इनपुट की जो बात कर रहे हैं, तो हम इनपुट लेंगे इस प्रोग्राम को बनाने के लिए, उनकी रेंज क्या हो सकती है, किस तरह का डाटा टाइप हमें लेना है और उसमें क्या कंडीशंस हमें अप्लाई रखनी है उस प्रोग्राम के लिए, तो वहाँ पर हमें इस कंस्ट्रेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों ये तो एक जनरल फॉर्मेट था इन चैलेंजेस में जो आते हैं हमारे पास में। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कुछ मिल जाएगा, कुछ सैंपल इनपुट और आउटपुट। इसकी हेल्प से भी हमें काफ़ी कुछ समझने को मिलता है अबाउट प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम क्या है और उसमें किस तरह का इनपुट जाएगा और हमें किस तरह का आउटपुट चाहिए। तो ये जो पैटर्न है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के चैलेंजेस के प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने का या उनको लिखने का, तो वो हम लोग एक बार आइडिया मिल चुका। अब हम बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे और कैसे देखते हैं। ओके? तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बात हो रही है प्रॉब्लम की और प्रॉब्लम हमारे पास में है ए प्लस बी। दिस इज द टाइटल ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, तो ये टाइटल है प्रॉब्लम का। मैं आपको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ। तो ये हमारा टाइटल है प्रॉब्लम का, ए प्लस बी। नाउ अब डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ दे रखा है। डिटेल डिस्क्रिप्शन में हमें ये दे रखा है
गिवन अ सीरीज ऑफ इंटीजर पेयर ए एंड बी। आपके पास में कुछ पेयर होंगे नंबर्स के, वो पेयर कितने होंगे ये अभी तक हमें क्लियर नहीं है, बट हमें पता है कि हमें एक पेयर लेना है जिसमें 2 नंबर होंगे, दोनों इंटीजर टाइप के होंगे। अब दोनों नंबर जो होंगे, जिसको पहले को हमने ए से नोटिफ़ाई करना है और सेकंड को हमें बी से नोटिफ़ाई करना है। तो हमें कुछ पेयर लेना है ए और बी का और उसका सम हमें आउटपुट पर दिखाना है। तो ये तो फ्रेंड्स बात हो गई है कि प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन क्या है। तो हमें यहाँ पर ये पता है कि हमें 2 नंबर का इनपुट लेना है और उसका सम देना है। अब वो नंबर कितने हो सकते हैं, ऐसे कितने पेयर आएँगे, उसका डिस्क्रिप्शन अभी तक हमने नहीं देखा है। तो हम लोग देखते हैं आगे और इस चैलेंज के इस प्रॉब्लम में और क्या बता रखा है। तो हम बात कर रहे हैं कि ईच लाइन कंटेन 2 इंटीजर ए और बी। जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं, इनपुट में हमने 2 वैल्यू देनी है, एक पेयर देना है, तो वो पेयर ए और बी से नोटिफ़ाई कर रहे हैं। देन वन इनपुट फाइल में कंटेन सेवरल पेयर। तो जो हम लोग इनपुट देंगे इस प्रोग्राम में, वो आपके पास कुछ पेयर हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें केवल एक ही पेयर या फिर 2 नंबर को ही ऐड करना है। हमारे पास में 2 नंबर को ऐड करने की एक सीक्वेंस होगी। कंटीन्यूअसली प्रोग्राम में नंबर इनकमिंग होंगे, इनपुट होंगे। आपको कंटीन्यूअसली उस पेयर के जो दोनों नंबर्स हैं, उनको ऐड करना है और दिखाना है। तो अगर हम लोग इसका ये अगर फॉर्मेट देखते हैं इसका, इनपुट-आउटपुट का, तो हमें एक आइडिया मिल जाएगा, जैसे कि ये वाला। तो मैं इसको थोड़ा-सा क्लियर कर देता हूँ। आप देखिएगा, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि आपको यहाँ पर 3 पेयर दे रखे हैं। हर पेयर में 2 नंबर है, जिसको नोटिफ़ाई कर सकते हैं प्रोग्राम में ए से और बी से। देन सेकंड पेयर जिसका नंबर ए और बी, और देन थर्ड पेयर जिसका फर्स्ट नंबर ए है और सेकंड नंबर बी। ये 2 गिवन है ना? तो इस पेयर के कंपैरिज़न में सॉरी, इस पेयर के कंपैरिज़न में हमें कुछ आउटपुट जो चाहिए होगा, वो आउटपुट हमारा 3 होगा। तो 1 प्लस 2 का एडिशन 3। देन कंटीन्यूअसली जो सेकंड पेयर आ रहा है 2 प्लस 5 हमें करना है, जिसका आउटपुट हमें 7 चाहिए। एंड देन लास्ट जो पेयर है हमारा 10 और 14 का, ठीक है? और उसका आउटपुट हमें 24 चाहिए। तो ये तो बात हो गई कि हमें कंटीन्यूअसली पेयर लेने हैं 2 नंबर के, और दोनों नंबर के जो पेयर हम लोग ले रहे हैं, उनको कंटीन्यूअसली ऐड भी करना है। तो यहाँ पर और हमें कुछ डिटेल मिलेगी प्रोग्राम के अंदर, तो मैं इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर देता हूँ। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमें और क्या डिटेल मिलेगी। आउटपुट में हमें क्या दिखाना है? जस्ट दिखाना है हमें ए और बी, और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि आपके जो पेयर होंगे, वो पेयर आपके 0 से लेकर 12 पेयर तक लेने हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप इनफाइनाइट पेयर देंगे उनको, आपको एक कंस्ट्रेंट या एक लिमिट दे रखी है। वो लिमिट ये है कि हम मैक्सिमम 12 पेयर दे सकते हैं, मिनिमम हमारा पेयर 0 हो सकता है। जैसे कि इस आउटपुट में सैंपल इनपुट आउटपुट में आपने देखा कि हमें यहाँ पर जो पेयर दे रखे हैं वो 3 पेयर है। तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम में 3 पेयर, 4, 5 अप टू 12 पेयर तक अलाउड करना है। 12 से ज़्यादा अलाउ नहीं करना है, ठीक है? ओके। अब हम मूव करते हैं वापस कंस्ट्रेंट की तरफ। कंस्ट्रेंट ये है कि जो हम पेयर में जो नंबर ले रहे हैं, जिसको हमने ए और बी से डिनोट किया है, वो जो नंबर है हमारा, उसकी जो वैल्यू होगी ए और बी की, वो हमारी 0 से लेकर 10 की पावर 98 तक जाएगी। हाँ, बहुत बड़ा नंबर है ये। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि हमें कंस्ट्रेंट बहुत बड़ा दे रखा है, और इसके लिए कौन-सा जावा का बेस्ट कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पे देखना होगा। तो सिंपल इंटीजर से काम नहीं चलेगा। अगर मैं दोनों वेरिएबल ए और बी को इंटीजर से बनाता हूँ, तो ये काम नहीं बैठेगा, क्योंकि इंटीजर की लिमिट 30,000 अराउंड होती है, ओके? रफली आइडिया आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो हमें 10 की पावर 98 इतने बड़े नंबर लेने के लिए हम कौन-सा कॉन्सेप्ट यूज़ में लेंगे, उसका भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा, ओके? तो ये तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन, कि प्रॉब्लम क्या कहना चाह रही है। देन इसका कुछ सैंपल इनपुट और आउटपुट। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये क्रिएट होता है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मेजर एम तो हमारा वही है। हम ये कर भी इसलिए रहे हैं कि हमें किसी तरह से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है परफेक्टली। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए हमारे पास, ओके? तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि हम आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के,
उस प्रोग्रामिंग के अंदर हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ओके? और हमारा यहाँ पर फोकस रहेगा जावा पर। आप वैसे कोई भी लैंग्वेज यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, सी, सीपीपी, जावा, पाइथन वगैरह-वगैरह। बट हमारा इस ट्यूटोरियल का जो एम है, वो है कि आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के थ्रू जावा के कोर कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है ना? हमारा एम ये भी है कि आपको जावा के जितने भी कॉन्सेप्ट आपने बुक में या कॉलेज में या कहीं और अगर पढ़े हैं, तो उनको प्रैक्टिकली कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में किस तरह से अप्लाई किया जाता है, वो भी हमें यहाँ पर देखना है। तो हम अपना एम जो है एजेंडा जो हमारा रहेगा, उसका हमें फ़ोकस रखना है कि हमें जावा को जो कोर कांसेप्ट है उसको सीखना भी है, साथ में हमारे प्रोग्राम की डिज़ाइनिंग हमें करनी है चैलेंजेस की। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए इस प्रोग्राम को सॉल्व करने का। तो यहाँ पर कुछ जनरल स्टेप मैंने बताए हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला स्टेप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या करेंगे, ओके? तो आप इन स्टेप को फ़ॉलो कीजिए, हर प्रॉब्लम को इस स्टेप को फ़ॉलो करेंगे तो जो भी प्रॉब्लम आपके सामने फेस होगी, चैलेंजेस में जो भी प्रॉब्लम आपको दे रखी होगी, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि उसको किस तरह से सॉल्व किया जाए। पहला स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा, उसकी हम लोग डिटेल में कर रहे हैं ना। तो हम लोग बात करेंगे कि फ्रेंड्स, पहला स्टेप जो है हमारे पास, वो है फॉर्मलाइज़ द प्रॉब्लम। इसका मतलब ये होता है, जभी भी आप लोग प्रॉब्लम को रीड आउट कर रहे हैं, तो मोस्टली प्रोग्राम के अंदर जितने भी चैलेंजेस होंगे आपके पास में, उसमें आपको कोई फॉर्मूला या कोई इक्वेशंस या कोई आपको एक लॉजिक समझ में आएगा, तो आपको उस लॉजिक या उस फॉर्मूला या उस इक्वेशन को लिख लेना है, ओके? ताकि हम आगे जाकर उसका प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकें। तो जैसे कि अपने इस प्रॉब्लम के अंदर हमने देखा कि हमें 2 नंबर को ऐड करना है, तो इसकी इक्वेशन बहुत ही सिंपल है। आपको आइडिया होगा कि हमारे पास अगर 2 नंबर है ए और बी, तो हमें दोनों को ऐड करना है। तो ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है? जिसका रिज़ल्ट मैं सी में स्टोर कर रहा हूँ और सी को मैं प्रिंट कर रहा हूँ। हाँ, विदाउट सी भी हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं, ए प्लस बी को। तो सबसे पहले जभी भी आपको प्रॉब्लम को जब रीड आउट करेंगे, तो उसमें अगर कोई फ़ॉर्मूला या कोई इक्वेशन आपसे जनरेट हो रही है, जभी भी आप इस प्रॉब्लम को देखेंगे, तो जब आपके पास में प्रॉब्लम के अंदर कोई भी फ़ॉर्मूला या कोई भी इक्वेशन जब जनरेट हो रही है, तो आप इसको पहले लिख लें, ओके? सेकंड स्टेप ये रहेगा कि हम अपने प्रॉब्लम जो भी है, उसका एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करेंगे। आप यहाँ पे एल्गोरिथम की जगह फ्लो चार्ट या आपकी कोई भी एक लॉजिकल डिज़ाइन आप लोग प्रिपेयर कर लें। मतलब यहाँ पे हम लोग ये चाहते हैं कि जभी भी आपके सामने प्रोग्राम आए या फिर हमारे सामने जब प्रोग्राम आता है, तो हम लोग करते हैं क्या एक्चुअली, हम लोग उसको एक डायग्रामेटिकली समझते हैं। चाहे हम लोग प्रॉपर फ्लो चार्ट या प्रॉपर एल्गोरिथम नहीं बना रहे हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमें एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट के मार्क्स नहीं मिलते यहाँ पर। हमारा एम है प्रोग्राम को लिखना। तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट बनाते हैं, ओके? तो एल्गोरिथम क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस, ओके? तो आप चाहें तो ये जितने भी प्रॉब्लम है, आप उसका एल्गोरिथम इंग्लिश में, हिंदी या आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है, आप उसमें लिख लें। या आप उसका अगर पिक्टोरियल व्यू देना चाहते हैं एल्गोरिथम का, मीन्स फ्लो चार्ट देना चाहते हैं, तो आप दे सकते हैं। एंड देन लॉजिकल डायग्राम, ओके? याद रखिएगा फ्रेंड्स, हमारे पास में ये जो स्टेप है, इसमें जो एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट या लॉजिकल डायग्राम की हम जो बात कर रहे हैं, उसके मार्क्स नहीं होते। ये केवल हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए, ओके? चैलेंजेस में इनके कोई भी एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, तो आप इनको प्रॉपर बनाएँ या इनके बारे में प्रॉपर पढ़ें, इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमारे पास, है ना? देन जो अगला स्टेप होगा, वो रहेगा हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग काम में ले रहे हैं, जैसे कि जावा। तो जावा का जो एक प्रोग्राम हम लोग डिज़ाइन करते हैं, उसका एक बेसिक आर्किटेक्चर हमें देखना होगा। कि जावा का अगर कोई भी हम लोग प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, किसी भी तरह का जावा का प्रोग्राम हम लोग डिज़ाइन करेंगे, तो कुछ पोर्शन ऑफ कोड फिक्स रहता है, ओके? जैसे कि वॉइड मेन का आना या क्लास का बनना, तो उस कोड को हम लोग क्लियर कर लेते हैं कि जो बेसिक कोड तो लिखना ही लिखना है हमें। देन उस कोड के अंदर हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोड लिखेंगे, ओके? नाउ तो हमारे पास में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम आपको रेडी होना चाहिए। देन हम बात करेंगे कि हमारी जो लैंग्वेज हमने चूज़ की है जावा या फिर कोई अदर लैंग्वेजेज़, उसके कौन से मेजर कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर काम में लेने। जैसे कि इस प्रॉब्लम में हमने बात की थी कि इस प्रॉब्लम के अंदर जो 2 नंबर हम लोग ऐड कर रहे हैं ए और बी,
तो ए की और बी की वैल्यू बहुत बड़ी हो सकती है ना, बहुत लार्ज हो सकती है। तो हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जावा का ऐसा कौन-सा कॉन्सेप्ट है जो वेरी, वेरी, वेरी लार्ज नंबर को स्टोर कर सकता है ना, जैसे कि बिग इंटीजर। तो आप इस कॉन्सेप्ट को लिख लें कि हमें यहाँ पर बिग इंटीजर को अप्लाई करना है। अगर इस प्रॉब्लम को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और भी था, वो कॉन्सेप्ट ये था कि हम लोग जब प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे थे इस वाले को, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मेंशन था कि आपको कंटिन्यूअसली पेयर लेने, है ना? मैक्सिमम 12 तक। तो आपको कंटीन्यूअस प्रोग्राम के अंदर इनपुट चाहिए, तो उसके लिए हम लोग व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि कंटीन्यूअस इनपुट किस तरह से प्रोग्राम लेगा, तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, वो आपको यहाँ पर काम में लेना है। देन आपको जावा अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो जावा के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग का भी एक कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर काम लेना होगा, ओके? और लास्ट में जब हमें पूरे कॉन्सेप्ट हमने लिख लिए कि ये कॉन्सेप्ट हमारे इस प्रोग्राम में हमें चाहिए, देन हम उस प्रॉब्लम को कोड में कन्वर्ट करेंगे, क्लियर है? तो हमारे पास में पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये एक जनरल मेथोडोलॉजी है, चैलेंजेस के जो प्रोग्राम्स हैं, उनको सॉल्व करने की, ओके? आई होप अगर आप इन्हीं स्टेप को फॉलो करेंगे, तो आप हर तरह के चैलेंजेस को ईज़िली और टाइमली और परफेक्टली इसको बना पाएँगे। तो इन्हीं स्टेप को हम लोग यूज़ करते हुए हमारी जावा के कॉन्सेप्ट को भी सीखना है, साथ में हम अपने प्रोग्राम को भी डिज़ाइन करेंगे, ओके? तो शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा-सा इरेज़ कर देता हूँ। ओके, गुड। अब हम चलते हैं हमारे प्रोग्राम की तरफ, ओके? अब हमारा स्टेप रहेगा कि प्रोग्राम को कैसे डिज़ाइन करें। तो जावा के प्रोग्राम को शुरू करने से पहले, इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम कुछ असम्पशन लेके चल रहे हैं कि आपको जावा का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। जावा क्या है? उसमें किस तरह से इनपुट लिया जाता है? ओप्स के कॉन्सेप्ट कैसे वहाँ पे इम्प्लीमेंट किए जाते हैं? क्लास क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? तो उस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। सेकंड, आपके पास में एक जावा की एक अच्छी आईडीई, जहाँ हम लोग जावा के प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, वो सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, ताकि हम प्रोग्राम को वहाँ पर बनाकर रन कर कर उसका आउटपुट को चेक कर सकें। जावा की जो आईडी हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, वो आप लोग इक्लिप्स, नेटबिन और कोई भी अगर आईडी आपको अवेलेबल है मार्केट में, ना बहुत सी आईडी है, आप कोई भी आईडी यूज़ कर सकते हैं। आई प्रेफर स्पेशली नेटबिन्स, इट्स ईज़ी, मोस्ट ऑफ द कंपनी इसको काम भी लेती है और इसमें वर्क करना बहुत आसान, आई थिंक, ओके? एंड आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अगर आपको इक्लिप्स ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो आप इक्लिप्स को यूज़ कीजिएगा, या आपको कोई और अगर प्लेटफ़ॉर्म अगर आपको मिल रहा है और कोई आईडीई आपको मिल रही है, जहाँ आपने जावा की प्रैक्टिस कर रखी है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ओके? तो इस असम्पशन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम का पहला स्टेप बना लेते हैं। पहला स्टेप हम क्लियर कर लेते हैं कि हमारी प्रॉब्लम जो थी, उसमें हमें 2 नंबर को ऐड करना था, ओके? तो हमने सबसे पहले इसकी इक्वेशन बना ली, जैसे a प्लस बी, ये हमारी इक्वेशन रेडी है, ओके? तो हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है और हमें इस प्रॉब्लम के अंदर किसी भी तरह की इक्वेशंस नहीं बन रही या फिर काम में नहीं ले सकते ना। सेकंड है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट या लॉजिकल डायग्राम। तो लॉजिकल डायग्राम से मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग एक डायग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे कि मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ कि मेरे पास में यहाँ पर 2 वेरिएबल होंगे ना, नेम्ड एज़ ए और एक वेरिएबल मैं लूँगा बी, ठीक है? तो पहले हम लोग 2 वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है? देन सेकंड स्टेप के अंदर मैं इसमें वैल्यू ले लूँगा ए और बी की, ओके? देन दोनों वैल्यू को ऐड कर दूँगा और इसको हम लोग प्रिंट करवा देंगे इनके सम को, ओके? तो ये सम प्रिंट हो जाएगा। देन कंटीन्यूअसली इस प्रोसेस को चलाना है। तब तक चलाना है जब तक हमें कंटीन्यूअसली पेयर मिल रहे हैं ए और बी के यूज़र पर इनपुट से। तो ये हमारा एक छोटा-सा डायग्राम है, आपको क्लियर रहेगा कि हमें 2 वेरिएबल लेने हैं, दोनों में वैल्यू इनपुट करवानी है, सम प्रिंट करना है और ये काम को दोबारा रिपीट करना है, ओके? नाउ अब हम बात करते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए कि हमें बेसिक आर्किटेक्चर क्या चाहिए, ओके? प्रोग्राम बनाने के लिए। तो हम लोग बेसिक आर्किटेक्चर की तरफ देखते हैं, तो हम जावा चूज़ कर रहे हैं और जावा के अंदर बेसिक आर्किटेक्चर हम लोग यूज़ करेंगे नेटबिन, ओके? तो हम लोग जाएँगे नेटबिन, ये मैंने आपके लिए ओपन कर रखा है पहले से। आप नेटबिन के बहुत से वर्ज़न अवेलेबल हैं, आप कोई भी वर्ज़न यूज़ कीजिएगा। हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसके लिए हम लोग जावा 8 और जावा 14 का यूज़ कर रहे हैं, ओके? तो नेटबिन में हम लोग
जावा के प्रोग्राम किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, आपको एक आइडिया मिल जाएगा, देखिएगा। सबसे पहले जब नेटबिन की आईडीई ओपन हो जाएगी, देन आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, ओके? देन आपके पास में यहाँ खूब सारे कैटेगरीज़ है कि हमें किस तरह के जावा के प्रोग्राम को डिज़ाइन करना है। तो हम लोग सबसे सिंपलेस्ट बिगिनर के रूप में जावा विथ एंड ये हम लोग लेंगे। तो आपने जब कैटेगरी कर लिए, तो देन आपको चूज़ करना है कि आप किस तरह का प्रोग्राम बनाएँगे, तो ये है प्रोजेक्ट कैटेगरी, ओके? तो प्रोजेक्ट कैटेगरी में हमें जावा एप्लीकेशन को चूज़ करना है। नाउ नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम या फिर हमारा जो भी प्रॉब्लम्स है, उसका नाम हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि मैं नाम देता हूँ ए एड बी, तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, जिसको हमने कुछ भी नाम दे सकते हैं। नाउ अब जब जावा में प्रोग्राम बनाते हैं, तो क्लास ज़रूर बनती है ना? तो क्लास तो होनी है। क्लास के अंदर एक मेथड जो होगा, जहाँ से जावा के प्रोग्राम की इनिशियलाइज़ेशन होता है या जहाँ से प्रोग्राम का रनिंग स्टार्ट होती है, एग्जीक्यूशन शुरू होता है, वो होता है मेन मेथड। तो आपके पास में यहाँ एक ऑप्शन दे रखा है कि आपको मेन मेथड बाय डिफ़ॉल्ट लेना है या आपको खुद से ही जनरेट करना है। तो हम लोग यहाँ पर फ़ोकस नहीं करेंगे कि यहाँ पर आप किस तरह से बनाना चाहेंगे, तो आप इस पर क्लिक रखिएगा क्योंकि मेन का होना बहुत ज़रूरी है जावा के प्रोग्राम में, क्योंकि शुरुआत मेन से ही होती है, ओके? अब हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप इसको एज़ इट इज़ मेन पर रहने दें। अब हम लोग क्लिक करेंगे फिनिश पर, तो फिनिश पर क्लिक करने पर हमारे पास में एक प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा जिसमें एक फ़ाइल होगी, ओके? ये देखिए प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है और हमारी ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है। तो ये हमारे जावा का आर्किटेक्चर है प्रोग्राम का। जावा के हर प्रोग्राम के अंदर आपके पास एक क्लास होगी, ओके? क्लास का नाम वही होगा जो हमने एज़ ए प्रोजेक्ट का नाम दिया था यहाँ पर। नाउ फिर हमने यहाँ पर जो टिक किया था कि हमें मेन चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो हमने मेन पर टिक कर रखा था। इसीलिए हमारे प्रोग्राम के अंदर मेन को इंक्लूड किया गया। तो ये जो आर्किटेक्चर है, ये जावा का कोर या बेसिक आर्किटेक्चर है प्रोग्राम का, जो कि हर प्रोग्राम में अवेलेबल रहेगा, ओके? तो अब हम बात करते हैं कि ये आर्किटेक्चर में कुछ और कमी है या कुछ और एडिशन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हम लोग यहाँ पर छोटा-सा एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं कि हमारा ये आर्किटेक्चर फाइनल है या नहीं है, ओके? तो यहाँ पर मैं हेलो वर्ड प्रिंट करना चाहता हूँ। प्रिंट करने के लिए हम लोग यहाँ पर सिस्टम क्लास का यूज़ करेंगे। उसका आउट ऑब्जेक्ट के साथ में प्रिंट एलन यूज़ करेंगे। तो आपने अगर जावा की प्रैक्टिस कर रखी है, ओके? तो आपको ये पता है कि ये जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूँ, ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ, वो कोड किसी भी स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए होगा, है ना? तो यहाँ पे मैंने प्रिंट लिखा हेलो, ओके? तो इस प्रोग्राम के अंदर जब इस प्रोग्राम को एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो हमारा आउटपुट हमें हेलो दिखाई देगा, है ना? इसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं। एग्ज़ीक्यूट के लिए हमारे पास ये बटन है। इस बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो जैसे ही ये प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट होगा, आपको नीचे की तरफ आउटपुट विंडो दिखाई देगी जहाँ आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा। तो ये बात हुई फ्रेंड्स कि हम किस तरह से प्रोग्राम को बेसिक आर्किटेक्चर को बनाते हैं। क्या ये आर्किटेक्चर परफेक्ट है एक चैलेंजेस प्रोग्राम के लिए या नहीं? ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ओके? इस आर्किटेक्चर में छोटी-सी कमी है, वो कमी क्या है? देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर लाइन लिखते हैं, कोई भी कोड लिखते हैं, जिसको हमारा मेन रन करता है, तो अभी इसमें कोई एरर नहीं आ रही, ओके? लेकिन हमें अपना पूरा प्रोग्राम यहीं बनाना है। ओ जब हम अपना प्रोग्राम या अपना कोड यहाँ लिखेंगे, तो कुछ कोड ऐसा होता है जो इस आर्किटेक्चर के लिए सूटेबल नहीं है। जैसे कि मैं लिखता हूँ थ्रेड थ्रेड डॉट स्लीप, ये एक छोटा-सा मेथड है, जो कि हमारे प्रोग्राम को स्लीप मोड में ले जाता है, मेन को स्लीप मोड में ले जाता है। मेन कुछ टाइम के लिए सो जाता है, ओके? तो हमने यहाँ पे लिखा मिलीसेकंड हन 1000 मिलीसेकंड, इसका मतलब है कि जब ये प्रोग्राम रन होगा, तो यहाँ पर हमें 1 अ, मिलीसेकंड मतलब 1000 मिलीसेकंड मीन्स 1 सेकंड का डिले मिलेगा। मेन 1 सेकंड तक पॉज़ रहेगा, ओके? ये दिखने में तो प्रोग्राम बहुत सिंपल है। क्या ये प्रोग्राम रन होगा, है ना? या नहीं होगा, तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ हमें एक छोटी-सी एरर दिखाई दे रही है, ओके? तो एरर क्यों है? आपने कहा जब हमने पिछली बार जब प्रोग्राम लिखा था, जिसमें हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा था, तब कोई एरर जनरेट नहीं हुई। लेकिन अब जो हमने कोड लिखा, अब एरर जनरेट हो गई है। जब चैलेंजेस सीरीज़ हम लोग करते हैं, तो हमें नहीं पता कि हम किस तरह का कोड हमारा प्रोग्राम में एग्ज़िस्ट करेगा, है ना? तो हो सकता है वहाँ एरर आ जाए और हो सकता है ना भी आए। तो हमारा जो बेसिक आर्किटेक्चर है, उसमें एक कमी है। वो कमी है कि हमने यहाँ पर लिखा कुछ कोड और ये कोड हमें एरर दे रहा है।
ये एरर क्या है? तो आपको अगर नॉलेज है एक्सेप्शन हैंडलिंग का, जावा में एक्सेप्शन का, तो हमने पढ़े हैं कि जावा में 2 तरह के एक्सेप्शन होते हैं, चेक और अनचेक, ओके? तो जभी भी हमारे प्रोग्राम में हम जब कोड लिखते हैं, तो उस कोड में अगर चेक्ड एक्सेप्शन है, जो कंपाइल टाइम पर चेक किए जाते हैं, तो हमारा प्रोग्राम एरर जनरेट करता है। सिंपली एक छोटी-सी एरर आ जाएगी कि आपने एक्सेप्शन नहीं हैंडल किया है। क्यों? जैसे इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूँ, मैं कहता हूँ कंपाइलर मेरे लिए इस प्रोग्राम को रन करे। तो कंपाइलर कहता है सॉरी सर, मैं यहाँ पर प्रोग्राम को रन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पर जो कोड है, ये कोड फ़ोर्स कर रहा है कि मेन कुछ टाइम के लिए सो जाए या रुक जाए। जब मेन रुकेगा, उस समय पॉसिबल है कि कोई दूसरा थ्रेड, ओके? कोई दूसरा थ्रेड हमारे प्रोग्राम को डिस्टर्ब कर सकता है। जैसे मेन तो सो रहा है, मेन तो स्लीप मोड में है, देन कोई दूसरा थ्रेड आकर एग्ज़ीक्यूट हो सकता है। उस समय हमारा मेन जो है वो इंटरप्ट हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, वो बात की बात है, लेकिन पहले ही जावा ये चेक कर लेता है कि यहाँ पर इंटरप्ट हो सकता है। तो जावा हमें एक चेक्ड एक्सेप्शन दे रहा है कि सर, हम कंपाइलर नहीं कर सकते हैं। जावा बोल रही है, कंपाइलर बोल रहा है कि मैं ये प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि जब मेन सो रहा होगा, जब मेन रुका हुआ है, मेन एक स्लीप मोड में है, तब पॉसिबिलिटी है हमारे पास में कि हमारा प्रोग्राम के अंदर कोई दूसरा थ्रेड रन हो सकता है। ओके? तो यहाँ पर कंपाइलर इस चीज़ को देखता है और हमारे प्रोग्राम के अंदर एक एरर दे देता है। एक बार देखते हैं क्या है एरर। तो जैसे इस प्रोग्राम को हम लोग रन कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो एक्सेप्शन को देख रहा है और वो देख रहा है कि यार किस तरह से एक्सेप्शन आ सकता है। ओके? उसको हम लोग बिल्ड कर लेते हैं। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर एक एरर जनरेट हो गई, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन। हमने अभी बात की थी कि हमारे प्रोग्राम में अगर हम लोग स्लीप मेथड यूज़ कर रहे हैं थ्रेड का, तो जो कि फ़ोर्स कर रहा है कि हमारा जो मेन है वो कुछ टाइम के लिए स्लीप हो जाए, और जब मेन स्लीप होगा, तो पॉसिबिलिटी है कि कोई दूसरा थ्रेड रन हो सके। उस समय मेन को इंटरप्ट हो सकता है। तो जावा इसी का ध्यान रखता है और यहाँ पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन आपको जनरेट कर रहा है, ओके? और हमें इन्फॉर्म कर रहा है कि आपके पास इस प्रोग्राम में इंटरप्टेड एक्सेप्शन आ सकता है। श्योर नहीं आएगा, लेकिन आ सकता है, ओके? और आपने जो एक्सेप्शन आएगा, आपने उसको रिपोर्ट नहीं किया है। इसका मतलब उसके बारे में कोई भी सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया है। तो ये हमारे पास में ऐसी प्रॉब्लम बहुत आती है प्रोग्रामिंग चैलेंजेस में, कि जब हम लोग कुछ कोड लिखते हैं, तो वो कोड तो रन हो जाता है। कुछ कोड के अंदर हमारे पास में एरर आ जाती है। स्पेशली वो एरर जो होती है वो एक्सेप्शन की रहेंगी। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर एक्सेप्शन क्यों आ रहा है और उसका एक्सेप्शन का जो रीज़न है, वो क्या है और वो किस तरह का एक्सेप्शन है ना? तो मैं थोड़ा-सा अगर वापस ब्रीफ करूँ, तो ये जो एक्सेप्शन है वो चेक्ड एक्सेप्शन है। कंपाइल टाइम पर ये एक्सेप्शन चेक करता है हमारा जावा, और ये कहता है कि सर, आपके पास में इस कोड में अगर आपने जो लिखा है थ्रेड डॉट स्लीप और अंदर जो आपने मिलीसेकंड दिए 1000, ये आपका एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, करेगा नहीं, कर सकता है। जब मेन स्लीप हो जाएगा, तो उस समय पॉसिबिलिटी है कि कोई दूसरा थ्रेड उसको डिस्टर्ब कर देगा। ओके? तो हमने अभी बात करी है कि किस तरह से हमारा जो कोड हमने जो लिखा, बेसिक आर्किटेक्चर लिखा, वो परफेक्ट नहीं हो पा रहा था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें पॉसिबिलिटी लग रही है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर ऐसा कोई कोड आ सकता है जो एक एक्सेप्शन देगा या दे सकता है, तो उस केस में हमें उसको हैंडल करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जभी भी एक्सेप्शन हमारे पास में आएगा, ओके? तो उसको हैंडल करने के लिए जावा में 2 मेथड होते हैं, ओके? हमारे पास 2 तरीके हैं कि यहाँ पे जो एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग हैंडल करें। फर्स्ट मेथड होता है ट्राई कैच और सेकंड होता है थ्रोस। आप ट्राई कैच और थ्रोस को इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास में कोई भी एक प्रॉब्लम आती है ना लाइफ में, तो उसको सॉल्व करने के 2 तरीके आपके पास। पहला, कि आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही निकालें। दूसरा, कि आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए किसी और को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दें। करेक्ट है? वापस ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको सॉल्व करने का हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं कि पहला वो, कि जब हम लोग खुद प्रोग्राम के अंदर
या जब हम लोग खुद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, और दूसरा प्रॉब्लम आने पर हम उस प्रॉब्लम को किसी और को दे देते हैं। बिल्कुल सेम मेथोडोलॉजी हम लोग यहाँ पर काम में लेते हैं जावा प्रोग्राम के अंदर। अगर हमारे पास कोई भी एक्सेप्शन आ रहा है, ओके, तो उसको हैंडल करने के 2 तरीका, पहला ट्राई कैच, दूसरा थ्रोस। ट्राई कैच क्या करता है? ट्राई कैच आपको हेल्प करेगा कि आप उस एक्सेप्शन का सॉल्यूशन यहीं दें। आपको खुद को सॉल्यूशन देना पड़ेगा, ओके? और दूसरा ऑप्शन होता है थ्रोस। थ्रोस में क्या होगा? थ्रोस में जो एक्सेप्शन आएगा, उसको आप हैंडल नहीं करेंगे, जो भी कॉलर होगा, ओके? तो कॉलर को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो, उसको डेलीगेट कर दे रहे हो कि कॉलर तू मेरा एक्सेप्शन को हैंडल करना, ओके? तो हमारे पास यहाँ दोनों मेथड अवेलेबल है। ज़्यादातर सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है ट्राई कैच, ओके? लेकिन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के एनवायरनमेंट में जब हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं, तो हमें नहीं पता कि किस तरह का एक्सेप्शन आएगा, और जो अगर हम लोग ट्राई कैच लगा भी लें, तो वहाँ पर ट्राई कैच को लगाने में जो एक्स्ट्रा कोड हम लिख रहे हैं, वो मे बी हमारे लिए प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है। तो प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में ज़्यादा जो सूटेबल इन रहेगा वो रहेगा थ्रोस, ओके? अदरवाइज़ ट्राई कैच को हम लोग ज़्यादा बेटर मानते हैं जनरल प्रोग्रामिंग के अंदर, लेकिन कॉम्पिटिटिव के अंदर हम लोग थ्रोस को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो यहाँ हम लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे कॉलर को। अगर यहाँ कोई एक्सेप्शन आ भी रहा है, जैसे कि यहाँ पर इंटरप्टेड एक्सेप्शन की बात हो रही थी, कंपाइलर हमें बता रहा था कि इंटरप्टेड एक्सेप्शन आ सकता है भाई मेरे, तो आप उस एक्सेप्शन को या तो हैंडल कर लें ट्राई कैच से, या आप उसको थ्रोस कर लें। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देता हूँ। मान लीजिए मैं उसको ट्राई कैच से हैंडल करना चाहता हूँ, ओके? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे ट्राई, ओके? और कैच, ओके? और देन इस कोड को हम लोग ट्राई में पेस्ट कर देंगे। क्लियर है? तो हम बात कर रहे हैं कि जभी भी यहाँ पर एक्सेप्शन अराइज़ होगा, ओके? तो हमारा कंपाइलर हमें कैच में ले जाएगा। तो हमें यहाँ पर किस तरह का एक्सेप्शन चाहिए? हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो एक्सेप्शन है, वो है हमारा इंटरप्टेड एक्सेप्शन, ओके? तो हम लोग यहाँ पर जो एक्सेप्शन आएगा उसको हम लोग कैच कर रहे हैं, ओके? ताकि हम उस पर कोई रेमेडी या कोई ट्रीटमेंट दे सकें। तो फ्रेंड्स, जभी भी यहाँ से कोई भी एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, तो उसको कैच कर रहा है, तो हमने यहाँ पर रिपोर्ट कर दिया, कंपाइलर को रिपोर्ट कर दी कि भाई कंपाइलर जभी भी एक्सेप्शन आएगा, तो ये वाला जो कोड है, कैच वाला जो ब्लॉक है, वो आपकी हेल्प करेगा इस एक्सेप्शन को सॉल्व करने के लिए। अब कैच में क्या होगा, यहाँ पर कौन-सी लाइन होगी या कौन-सा कोड लिखेंगे, वो कंपाइलर कभी भी चेक नहीं करता है। तो हमने एक गारंटी दी है कंपाइलर को कि एक्सेप्शन आने पर हम उसको कैच करेंगे, हम उसको रिपोर्ट करेंगे। तो हमने रिपोर्ट करने की बात कही है, बट वो कैच किस तरह से होगा, उसकी क्या रेमेडी होगी इस एक्सेप्शन की, वो हमने अभी तक बात नहीं करी है, और कंपाइलर उस चीज़ को चेक भी नहीं करता। तो अगर मैं अभी तक देखूँ तो मेरा इतना ही कोड काफ़ी है, ओके? तो अब इसको हम लोग बिल्ड करके एक बार इसको रन करके देखते हैं कि कोई इश्यू तो नहीं। और साथ ही साथ ये प्रोग्राम जब चलेगा तो 1 सेकंड का होल्ड होगा, 1 सेकंड के लिए मेन रुक जाएगा और फिर आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो मैं फिनिश करने से पहले कुछ प्रिंट करा के भी देख लेता हूँ, ताकि आउटपुट पे हमें कुछ एक आउटपुट मिलेगा, तो हमें आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से वर्क करता है। ओके, नाउ तो हमने यहाँ पे लिखा हेलो। अब इस प्रोग्राम को हम लोग एक बार रन करके देखते हैं और देखते हैं इसमें अब कोई इश्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपने देखा कि हमें सक्सेसफुली आउटपुट मिल गया हेलो। तो फ्रेंड्स, मेन या जभी भी हम लोग जावा का प्रोग्राम लिखेंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में, तो हमें एक्सेशन हैंडलिंग बहुत बड़ा इश्यू होगा, जिसको हैंडल करने के लिए इसको हैंडल करना ही होगा, पहली बात तो ये है। और उसको हैंडल करने के लिए हम लोग ट्राई कैच का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सेशन को हम लोग खुद मैनुअली, पर्सनली इस कोड को टैकल कर रहे हैं, या इस एक्सेशन को हम लोग मैनेज कर रहे हैं। नाउ हमारे पास जावा में एक और ऑप्शन होगा कि यहाँ पर हम लोग एक्सेप्शन को मैनुअली नहीं करेंगे, हम लोग खुद नहीं करेंगे, हम जावा को बोलेंगे, या जो कॉलर होगा किसी और को ये रिस्पांसिबिलिटी दे देंगे कि भाई तू मेरे लिए एक्सेप्शन को हैंडल कर, ओके? उस केस में हमें थ्रोस कीवर्ड का यूज़ करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे थ्रोस, थ्रोस कीवर्ड, और उसके आगे हमारा एक्सेप्शन का नाम, कि किस तरह का एक्सेप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर अगेन जो एक्सेप्शन अराइज़ होगा, तो हमने इसको रिपोर्ट कर दी है कंपाइलर को
कि कंपाइलर यहाँ पर जो भी एक्सेप्शन होगा, वो उसको कॉलर जो होगा, ओके, वो टैकल करेगा, हम टैकल नहीं कर रहे। अब क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है कि मेन का कॉलर कौन है? कौन है जो यहाँ पर एक्सेप्शन को हैंडल करेगा? तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि मेन को कॉल कौन करता है, ओके? तो अगर हमने जावा का बेसिक जावा अगर हमने देखी है ना, तो हम जानते हैं कि जो मेन हमारा है, उसका जो कॉलर होता है, वो होता है जेवीएम, ओके? तो जेवीएम जो है, वो मेन को कॉल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रोग्राम में क्लियरली स्पेसिफाई कर दिया है कंपाइलर को कि कंपाइलर अगर कोई भी एक्सेप्शन आएगा तो उसकी ज़िम्मेदारी उसको मैनेज करना, उसको हैंडल करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जेवीएम की होगी, ओके? एज़ अ प्रोग्रामर हम कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। तो यहाँ पर जेवीएम खुद टैकल कर लेगा, ओके? तो हमें यहाँ पर कोई इश्यू या फिर हमें कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये छोटा-सा प्रोग्राम था। अब इस प्रोग्राम को हम लोग फिर से रन करके देखते हैं और हमें सक्सेसफुली आउटपुट भी मिल गया है। तो फ्रेंड्स, जभी भी हम लोग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जावा का जब यूज़ करते हैं, तो उस समय हमें एक्सेप्शन का होना, हैंडलिंग करना बहुत ज़रूरी है और वो हैंडलिंग जो है, हम ट्राई कैसे भी कर सकते हैं और थ्रो से भी कर सकते हैं। बट कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में थ्रो सबसे सूटेबल है। अब यहाँ पे एक इश्यू और आएगा आप लोगों को, आप कहेंगे सर, आपको जब इसका कोड नहीं पता होगा, आप कहेंगे सर मुझे नहीं पता कि प्रॉब्लम में किस तरह का कोड मुझे यहाँ लिखना होगा, तो हम लोग कैसे डिसाइड करें कि यहाँ पर कौन-सा एक्सेप्शन आ सकता है? ओके? तो इसका एक सॉल्यूशन होता है कि हमें जो सुपर एक्सेप्शन है, जो सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, जो हर तरह के एक्सेप्शन को हैंडल कर सकता है, हम उसको ही लिख लें। जैसे कि यहाँ पर अरिथमेटिकल एक्सेप्शन, इनपुट-आउटपुट एक्सेप्शन, बहुत से एक्सेप्शन आ सकते हैं, ओके? और हम लोग नहीं जानते कि हमारा कोड किस तरह से होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से केवल एक्सेप्शन को ही यूज़ करेंगे। तो ये सबसे सुपर क्लास होती है एक्सेप्शन की। तो ये सुपर क्लास सारे एक्सेप्शन को पकड़ लेगा, हैंडल कर लेगा, ओके? तो इस कोड को फिर हम लोग एक बिल्डअप करते हैं उसका और इसको रन करके देखते हैं। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पर फिर एक सक्सेसफुली आउटपुट हमें मिल चुका है, ओके? तो ये हमारे जो प्रोग्राम है, तो मैं ये एडिशनल जो लिखा हुआ कमेंट्स उसको हटा देता हूँ ताकि आपको प्रोग्राम अच्छे से दिखाई दे, ओके? नाउ तो ये जो प्रोग्राम है, ये हमने सक्सेसफुली रन कर लिया है और यहाँ पर किसी भी तरह का जो चेक्ड एक्सेप्शन आएगा, उसको ये एक्सेप्शन क्लास हैंडल कर लेगी और जेवीएम को भेज देगी और जेवीएम उसको टैकल करेगा। एज़ अ प्रोग्रामर, एज़ अ यूज़र हम इस प्रोग्राम में कुछ एक्स्ट्रा कोड नहीं लिखेंगे एक्सेप्शन के लिए, ओके? तो फ्रेंड्स, अब हम लोग रेडी हैं और ये हमारा एक बेसिक लेआउट, एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया जावा के प्रोग्राम का, जहाँ हम अपना कोड लिख सकते हैं, ओके? जब भी हम लोग ये कोड लिखेंगे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, तो आपको फ्रेंड्स इतना कोड तो ऑलमोस्ट हमेशा लिखना पड़ेगा। 99% जो प्रॉब्लम्स होती है, जो हम लोग जावा से सॉल्व करते हैं, उसमें इस तरह का कोड सबसे सूटेबल, सबसे बेस्ट माना जाएगा। अब आप बिना किसी टेंशन के आप यहाँ पर जो कोड चाहें वो लिख सकते हैं इस स्पेस में, क्लियर? तो ये बेसिक आर्किटेक्चर हमने रेडी कर लिया है। तो वापस चलते हैं हम अपनी पीपीटी की तरफ। तो हमने फॉर्मलाइज़ कर चुके हैं अपनी प्रॉब्लम को। हमने एक छोटा-सा डायग्राम या लॉजिकल आर्किटेक्चर भी देख लिया उसका। हमने जावा का बेसिक आर्किटेक्चर भी देख लिया कि जावा का प्रोग्राम में मिनिमम जो कोड आएगा वो कितना होगा और कैसा होगा। अब हम बात करते हैं, पॉइंट आउट करेंगे कि जावा के कौन से कॉन्सेप्ट हमारे इस प्रॉब्लम में हेल्पफुल रहेंगे, ओके? तो मैं इसको वापस लिख देता हूँ। हम इस स्टेप को कर चुके हैं a प्लस बी और हमने उसका एक लॉजिकल डायग्राम भी तैयार किया था अभी और हम जावा का बेसिक जो आर्किटेक्चर जावा प्रोग्राम का वो भी हमने सीख लिया कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में जावा का कितना कोर तो स्ट्रक्चर जावा का कितना फिक्स है, ओके? अब हम बात करेंगे कि कौन-कौन से जावा के कॉन्सेप्ट हमारे इस प्रॉब्लम में हेल्प करेंगे हमारे, ओके? तो हम एक बार पॉइंट आउट कर लेते हैं क्विकली। मैं इसको इरेज़ कर देता हूँ। ओके, नाउ तो हम अगर यहाँ बात करें, तो हमें एक कॉन्सेप्ट जो था एक्सेप्शन हैंडलिंग, वो हम कर चुके हैं यहाँ पर। तो हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग यहाँ पर देख ली। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ एक्सेप्शन। नाउ इस प्रोग्राम के अंदर हमें कंटीन्यूअस इनपुट का लॉजिक भी देखना है।
कि किस तरह से जावा का प्रोग्राम कंटिन्यूअस इनपुट लेता है। ओके, हम बात करेंगे यहाँ पर कंटिन्यूअस इनपुट की। एक तो ये लॉजिक हमें चाहिए होगा। अब हम लोग इसको डिज़ाइन कर लेते हैं कंटिन्यूअस इनपुट। देन हम बात करेंगे कि हमारा जो वैल्यूज़ हैं, जो ए और बी गिवन है, वो एक बड़े नंबर को कैसे स्टोर करेगा। वहाँ हम लोग बिग इंटीजर कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। ओके, तो मेजरली हमारे पास जावा का 3 बड़े कॉन्सेप्ट इस प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे। पहला एक्सेप्शन हैंडलिंग जो हम लोग कर चुके हैं। सेकंड कंटीन्यूअस इनपुट और थर्ड वन इज़ बिग इंटीजर। ओके, तो ये 3 मेजर कॉन्सेप्ट जावा के यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग मूव करते हैं और सीखते हैं कि कंटीन्यूअस इनपुट किस तरह से लिया जाएगा। ओके, नाउ चलते हैं अपने कंपाइलर की तरफ। हमारा इतना कोड तो रेडी है, अब हमें इनपुट लेना है। ओके, इनपुट लेने के लिए फ्रेंड्स जनरली जावा में जब इनपुट हम लोग लेंगे तो इनपुट हमेशा एक स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाकर या बफर का ऑब्जेक्ट बनाकर हम लोग इनपुट लेते हैं। ओके, तो जावा में इनपुट लेना का जो तरीका है वो है स्कैनर क्लास होगी जो कि हमारे कीबोर्ड का एक ऑब्जेक्ट डिजाइन करती है। कीबोर्ड को हमारे प्रोग्राम में माउंट कर लेती है मान लीजिए, और उसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम लोग कीबोर्ड से इनपुट लेते हैं। ओके, हमने बात की स्कैनर, उसका नाम हमने ऐसे ही दिया और हम लोग उसका एक ऑब्जेक्ट जनरेट कर लेते हैं स्कैनर का। ओके, और हम लोग यहाँ मेंशन कर देंगे कि हमें किस तरह से लेना है। तो सिस्टम डॉट इन जो कि हमारे स्टैंडर्ड इनपुट को नोटिफाई करता है। ओके, तो फ्रेंड्स हमारे पास में इनपुट लेने के लिए कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए हमने एक ऑब्जेक्ट रेडी किया है स्कैनर क्लास का, और जिसका नाम हमने दिया है एससी। ओके, तो एससी की हेल्प से ही हम लोग इनपुट लेंगे कीबोर्ड से। ओके, तो मैं आपको एक छोटा सा इनपुट लेके दिखाता हूँ। सपोज कीजिए वी हैव एक, हमारे पास एक इंटीजर है ए नाम का, और हमें इसमें एक वैल्यू लेनी है कीबोर्ड से। तो हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं एससी डॉट नेक्स्ट इंट। ये मेथड आपकी हेल्प करेगा, एससी का ये मेथड है, स्कैनर का जो मेथड है वो आपका हेल्प करेगा कीबोर्ड से इंटीजर वैल्यू लेने के लिए, और उसको हम लोग ए में स्टोर करवाएंगे। ओके, और इससे एक बार हम लोग इसको प्रिंट भी कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए कि वैल्यू किस तरह से स्टोर हुई है और ये नहीं हुई है ना? तो वो भी हम लोग देखते हैं। हमने यहाँ पर एक प्रिंट करवाया। नाउ इस प्रोग्राम को हम लोग बिल्ड कर रन करेंगे। तो सक्सेसफुली बिल्ड हो चुका है, अब इसको रन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये आपसे कर्सर एक वैल्यू के लिए वेट कर रहा है और वो वैल्यू मैंने दी 12। तो ये जो कीबोर्ड से हमने 12 एंटर किया है, वो हमारा एससी जो स्कैनर का ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट नेक्स्ट इंट मेथड की हेल्प से इस इंटीजर को कीबोर्ड से लेगा और ए में स्टोर कर देगा। ओके, तो ए में स्टोर हो गया। देन हम बात कर रहे हैं कि ए में स्टोर होने के बाद में इसको प्रिंट भी करना है। ओके, तो जैसे मैं यहाँ से इसको फिनिश करता हूँ मैं अपने इनपुट को, तो आपने देखा कि उसने प्रिंट भी क्या कर दिया, ए की वैल्यू। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम ए की वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है एज ए इनपुट और उसको प्रिंट कर रहा है। आप और हम लोग अब यहाँ पर ये देखेंगे कि यहाँ पर कितने इनपुट हमने लिए, 1। अगर हमें एक और इनपुट लेना है तो हमारे पास 2 ऑप्शन हो रहे हैं। पहला कि हम लोग एक और वेरिएबल ले लें और उसमें एक और वैल्यू डाल देंगे। ओके, और दूसरा कि हम इसी कोड को बार-बार रन करेंगे। ओके, इसको मल्टीपल टाइम्स रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लूप। तो जब तक लूप चलेगा तब तक आपका ये वैल्यू लेगा। तो मैं एक छोटा-सा यहाँ पर लूप का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहा हूँ और देखता हूँ कि कंटीन्यूअस इनपुट किस तरह से हम लोग लेते हैं। तो लूप हमारे पास 3 अवेलेबल है, फोर व्हाइल और डू व्हाइल। आप कोई भी लूप ले सकते हैं, ठीक है? जिससे आप कंफर्टेबल हैं। आप चाहे तो व्हाइल ले लें, चाहे तो फोर ले लें, जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं। हम व्हाइल के साथ ट्राई कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा व्हाइल लूप रेडी है। ओके, और व्हाइल लूप के अंदर एक कंडीशन हम लोग देंगे जो इस लूप का एग्जिट पॉइंट होगा। वो बताएगा कि इस लूप को कब तक चलना है। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम लोग कह सकते हैं एक तरह का काउंटर है, जो कि हमारी वैल्यू को मेंटेन करेगा कि ये लूप कितनी बार चलेगा। ओके, तो सपोज कीजिए कि मैंने लिया यहाँ पर 5, तो i इक्वल टू 5 ये हमारा हो गया i की वैल्यू 5। मैं चाहता हूँ कि ये लूप 5 टाइम्स चले। क्या करेंगे,
हम लोग यहाँ पर रखेंगे आई को, ओके, और उसको कर देंगे डिक्रीज। तो लूप कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, आई की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी, ओके, और ये प्रिंट कर देगा। तो एक बार इसको रन करते हैं हम लोग। तो छोटी सी एक एरर है कि आपने इंट कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू बुलियन, ओके, कि यहाँ पे आपने जो आई की वैल्यू ली है ये बुलियन नहीं हो सकती। व्हाइल, फॉर, इफ, ये जितने भी कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास में होते हैं, इनका जो कंडीशंस है उनका ट्रू फॉल्स होना जरूरी है, ओके। तो हम लोग कर लेते हैं कि जब तक आई ग्रेटर देन 0, यहाँ हमने एक कंपैरेटिव ऑपरेटर काम में लिया है। कंपैरेटिव ऑपरेटर आई की वैल्यू को इस वैल्यू से मैच करेगा, और अगर रिजल्ट सही है तो वो ट्रू देखा जाएगा, और अगर ये फॉल्स होगा तो वो फॉल्स देखा जाएगा। तो ये लूप तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि ये इक्वेशन हमें ट्रू दे रही है। जैसे इस इक्वेशन की वैल्यू फॉल्स आएगी तब ये लूप को क्लोज हो जाएगा या ये लूप फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसको वापस बिल्ड करके इसको रन करेंगे, और हम लोग वैल्यू दे रहे हैं। सपोज कि ये मैंने वैल्यू दी है 1, तो इसने 1 को प्रिंट किया, 2 2 प्रिंट कर दिया, 3 3 प्रिंट कर दिया, 4 4 प्रिंट कर दिया, 5 5 प्रिंट कर दिया, और हमारा कंटिन्यूअस इनपुट हो गया। तो आपने यहाँ पर कंटिन्यूअस इनपुट लेना सीख रहे हैं हम लोग, और कंटिन्यूअस इनपुट के अंदर हमने व्हाइल लूप का यूज़ किया। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आता है कि व्हाइल लूप को, फॉर लूप को, या कोई भी लूप को जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हमें उसका एक एग्जिट पॉइंट देना पड़ता है कि वो कब तक चलेगा। तो हमने यहाँ पर जनरली एक वेरिएबल लेकर उसकी वैल्यू से ही हम लोग फाइनलाइज़ करते हैं कि लूप कब तक चलेगा। तो फ्रेंड अब क्वेश्चन ये अराइज़ होता है कि क्या ये प्रॉपर है ना? नहीं है। क्यों? क्यों प्रॉपर नहीं है? क्योंकि आपने या तो पहले ही फिक्स कर चुके हैं। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि हमें अप टू 12 पेयर लेने हैं ए और बी के। तो मतलब हमारा जो लूप होगा वो 12 टाइम तक चल सकता है। एग्ज़ैक्टली 12 नहीं चलेगा, वो 4 टाइम भी चल सकता है, 5 टाइम भी चल सकता है, 6 टाइम भी चल सकता है, ओके। तो हमारा मैक्सिमम हमें 12 टाइम तक लेना है। बट हमने यहाँ पर इस कंडीशन के थ्रू ये फाइनलाइज़ कर दिया है, प्रोग्राम में ये फिक्स कर दिया है कि हमारा लूप जो है वो 5 टाइम ही चलेगा। तो अब देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को हम लोग किस तरह से इम्प्रूव करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर एक स्पेशल फंक्शन काम में लूँगा, ओके? वो है ये है, जैसे कि मान लीजिए हैज़ नेक्स्ट, तो उसको किस तरह से काम में लेना है, हम लोग देखते हैं कि हमने लिखना है एससी जो हमारा इनपुट होगा, देन हैज़ नेक्स्ट हम लोग काम में लेंगे। तो ये मेथड करता क्या है? हैज़ नेक्स्ट ये चेक करता है कि हमारे पास में इनपुट पे कोई वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है। जब तक इनपुट पे वैल्यू अवेलेबल है, तब तक ये हमारा रीड आउट करेगा, ओके? तो ये कंटीन्यूअस चलता रहेगा जब तक कि हमारे इनपुट पे वैल्यू आ रही है। तो देखते हैं इसको, कंपाइल करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कि उसका बिहेवियर क्या रहता है। तो हमने लिखा 1 तो 1, 2 तो 2, 3 तो 3, तो ये चलता रहेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि फ्रेंड आपका इनपुट अवेलेबल है। आप जितना चाहे उतने इनपुट दे सकते हो, ओके? और जैसे 5 दिया, 6 दिया, 7 दिया, 8, तो आप इसको इन्फिनाइट टाइम दे सकते हो। तो ये हुआ कंटीन्यूअस इनपुट का लॉजिक, कि कंटीन्यूअस इनपुट के अंदर जब तक हमारा इनपुट से वैल्यू जा रही है, इनपुट पे वैल्यू अवेलेबल है, तब तक हैज़ नेक्स्ट चलता रहेगा, ओके? तो फ्रेंड्स अभी तक हमने ये बात कर ली है कि हमारी प्रॉब्लम में जो मेजर कॉन्सेप्ट काम में आ रहे हैं जावा के, लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग, कंटीन्यूअस इनपुट, और हमारे पास में जो है बिग इंटीजर, है ना? तो इन तीनों में से हमने 2 तो फिनिश कर लिए हैं, अब हम बात करते हैं बिग इंटीजर की। देन हम बात करेंगे कि इनको तीनों कॉन्सेप्ट को किस तरह से एक साथ में यूटिलाइज़ करना है, एक साथ में यूज़ करना है ताकि हमारी प्रॉब्लम को बेटर वे से सॉल्व किया जा सके, ओके? तो अब हम बात करेंगे बिग इंटीजर की, ओके? तो बिग इंटीजर में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखते हैं कि बिग इंटीजर की रिक्वायरमेंट क्या है। बिग इंटीजर को कब काम में लेना है और किस वे से काम में लेना है। ठीक? ये थोड़ा-सा डिफरेंट है, हमारा जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा इंट, उससे थोड़ा-सा ये डिफर रहेगा। कैसे? वो भी हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स सपोज़ कीजिए हमारे पास में एक वेरिएबल है ए, कैपिटल ए में ले लेता हूँ, ओके? और एक हमने ले लिया बी। तो हमारे पास 2 वेरिएबल अवेलेबल है इंटीजर टाइप। अब
ए में मैंने जो वैल्यू है वो हमने ले ली है कीबोर्ड से, नेक्स्ट। ओके, उसी तरह से हमने बी में भी एक वैल्यू ले ली है, एससी डॉट नेक्स्ट इन। ओके फ्रेंड्स, और हम इसको ए प्लस बी को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। हम इसको रिजल्ट जो भी आएगा हमारा, हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं ए प्लस बी को। तो ये जो छोटा सा प्रोग्राम है, यहाँ पर दो इंटीजर वेरिएबल है ए और बी। पहले हम लोग ए में वैल्यू लेंगे, ओके, देन हम लोग बी से वैल्यू लेंगे, देन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे और हम उसको प्रिंट करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से हम लोग काम करेंगे। तो हमने बिल्ड किया और उस प्रोग्राम को रन करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर एक इंटीजर लिया 1 और एक लिया 2। तो ए की वैल्यू 1 हो चुकी है, बी की वैल्यू 2 हो चुकी है और हमारा रिजल्ट प्रिंट हो गया। अभी तक कोई इश्यू हमने जनरेट नहीं हुआ हमारा। अब हम बात करते हैं कि अगर हम लोग वैल्यू को बढ़ाएँ, ए की एक बहुत बड़ी वैल्यू लें। सपोज़ कीजिए कि मैंने ए की जो वैल्यू ली है, वो ली है करीबन 1 लाख। ओके? नाउ बी की भी वैल्यू भी हम लोग 1 लाख लेते हैं। तो देखिएगा रिजल्ट क्या है, 2 लाख। अब हम लोग इस वैल्यू को और बढ़ाकर बहुत बड़ी वैल्यू लेते हैं हम लोग, ठीक है? इसको दोबारा रन करते हैं और एक बड़ी वैल्यू की कल्पना करते हैं। तो 1 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 एक बहुत बड़ी वैल्यू है। ओके? नाउ उसी तरह से एक मैं वैल्यू ले, ओह माय गॉड! ये तो दूसरी वैल्यू लेने भी नहीं दे रहा। क्यों लेने नहीं दे रहा? क्योंकि हमने यहाँ पर जो वैल्यू दी है, वो वैल्यू हमारे इंटीजर से बहुत बड़ी थी। उसकी रेंज में फिट नहीं हो पा रही थी। तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ गया, एक एरर आ गया कि हमारा सूटेबल नहीं है ये। ठीक है, हम एक और ट्राई करते हैं, दोबारा इसको रन करते हैं। हमने इतनी बड़ी वैल्यू दी है, ओके? नाउ और हम इसको और बड़ी वैल्यू देते हैं, तो आप देखते हैं कि जब बड़ी वैल्यू देते हैं, तो हमारे पास में प्रोग्राम एक एरर जनरेट करता है और वो ये इन्फॉर्म कर रहा है, कंपाइलर हमसे ये बोल रहा है कि भाई, मैं इंटीजर में इतनी बड़ी वैल्यू नहीं ले सकता। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग एडिशन करते हैं और जो एडिशन की जो ए और बी की जो वैल्यू हमने ली है, अगर वो वैल्यू छोटी है ना? उनकी जो वैल्यू है वो 3 या 4, 5 डिजिट तक है, तब तो कोई इश्यू नहीं आएगा। लेकिन जब हम लोग 2 बड़े इंटीजर को ऐड करना चाहेंगे, तो ये प्रोग्राम हमारा एरर देगा। फ्रेंड्स, इसका जो सॉल्यूशन है, जावा आपको ये का सॉल्यूशन देता है बिग इंटीजर के थ्रू। तो फ्रेंड्स, जो काम इंटीजर से नहीं किया जा सकता, जब वैल्यू बहुत ही बड़ी हो, लार्ज हो, तो इंटीजर वहाँ पर सूटेबल नहीं रहता। उस केस में हम लोग बिग इंटीजर से सारा काम करते हैं। तो बिग इंटीजर का यूज़ हम लोग तभी लेते हैं जब हमारे पास में इनपुट वैल्यू बहुत बड़ी। लाइक हमारा जो क्वेश्चन था, आपने अगर नोटिस किया हो, तो उस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो ए और बी की वैल्यू है, वो कंस्टेंट में दे रखी है कि वो बहुत लार्ज होगी, 10 की पावर 98 तक हो सकती है। तो इतनी लार्ज वैल्यू के लिए इंटीजर सूटेबल नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हम बिग इंटीजर को किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से यूज़ करेंगे। ओके? तो सिंपल, जैसे हम लोग इंटीजर वेरिएबल डिज़ाइन करते हैं, प्रोग्राम में लिखते हैं, उसी तरह से बिग इंटीजर की वेरिएबल भी लिखी जाती है। कैसे? आपको यहाँ पे लिखना है बिग इंटीजर। ओके? तो आपके पास में बिग इंटीजर का जो क्लास है, जो मैथ वाले पैकेज में लिखी हुई है, वो खुद ब खुद ऑटो इम्पोर्ट हो जाएगी। ठीक? नाउ अब हम उसका वेरिएबल बनाएँगे ए और बी। तो ये तो हमारे वेरिएबल होंगे। जैसे हमने इंट a, बी लिखते हैं, वैसे हम बिग इंटीजर a, बी लिखते हैं। अब अगला जो स्टेप है कि यहाँ हमने वेरिएबल तो डिज़ाइन कर लिए, बना लिए। अब उसमें किस तरह से वैल्यू ली जाएगी। जैसे फ्रेंड्स हमने ए में वैल्यू ली थी एससी की या स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर भी लेंगे। इंटीजर के लिए हमने लिखा था नेक्स्ट इंट, तो हम लोग इसके लिए लिखेंगे नेक्स्ट बिग इंटीजर। सिमिलर मेथोडोलॉजी है, आपको इसी फंक्शंस बदलने हैं स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट एससी के। उसी तरह से मैं इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक? और इसको मैं नाम दे देता हूँ बी। तो फ्रेंड्स, हमारे पास में यहाँ पर ए और बी दोनों में इनपुट आ चुका है। ओके? तो ये दोनों इनपुट लेने के बाद में हमें इसको ऐड करना है। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था कि बिग इंटीजर और इंटीजर में कुछ फ़र्क होता है। यहाँ पर वैल्यू की जो लिमिट है, उसका डिफरेंस तो है, साथ ही साथ
जो हम लोग ऑपरेटर काम में लेते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, वो हम लोग बिग इंटीजर के साथ में काम में नहीं ले सकते। देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कि हमारा प्रोग्राम किस तरह से एक एरर जनरेट करता है, जब हम लोग सिंपली बिग इंटीजर के साथ ऑपरेटर काम में लेते हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो हमने पहले लिखा था a प्लस बी। अगर हम लोग अभी भी यहाँ पे a प्लस बी लिख रहे हैं तो प्रोग्राम विल जनरेट एन एरर। ये एरर इसलिए है कि ए और बी जो है वो इंटीजर टाइप के नहीं है इस बार। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ए और बी एक बिग इंटीजर है और बिग इंटीजर को इंटीजर के जैसे जोड़ा नहीं जा सकता, ऐड नहीं किया जा सकता, ना ही सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो जब भी हमारे पास में बिग इंटीजर नाम से बिग इंटीजर के वेरिएबल अवेलेबल होते हैं, तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर किस तरह से उनको ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, तो वो तरीका क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो हमारे बिग इंटीजर क्लास है, उसमें ये कुछ मेथड दे रखे हैं। उनको बिग इंटीजर को ऐड करने के लिए सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई, डिवाइड और बहुत से फंक्शंस दे रखे हैं। तो हम उन्हीं की हेल्प से ए और बी को ऐड करें। तो वो फंक्शंस क्या है? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी बिग इंटीजर वेरिएबल लिखा, डॉट के साथ में आप लिखेंगे ऐड, ओके, देन आप मेंशन कर देंगे बी। अब ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ये आपका ए और बी को ऐड कर देगा, जहां ए और बी क्या है? बिग इंटीजर। तो फ्रेंड्स, बिग इंटीजर के साथ जब हम लोग प्लस माइनस के ऑपरेटर काम में लेते हैं, जैसे हम लोग प्रिमिटिव के साथ में काम में लेते हैं, तब बिग इंटीजर एरर जनरेट करता है। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि बिग इंटीजर आने पर उसके जो मेथड है जो इस क्लास में लिखे हुए हैं, उन्हीं का यूज करेंगे हम। ओके, नाउ अब प्रोग्राम रेडी है और हम उसको रन करते हैं। क्लियर? तो हमने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है, और कुछ इस तरह से वैल्यू डाल दी। काफी बड़ी है, इंटीजर तो एरर दे देता है, लेकिन बिग इंटीजर आपको परफेक्ट सॉल्यूशन देता है। तो फ्रेंड्स, एक लार्ज नंबर ऑफ जो वैल्यू है, इंटीजर्स है, तो उनको किस तरह से ऐड किया जाए, किस तरह से जोड़ा जाए, तो हमने ये कॉन्सेप्ट भी बिग इंटीजर का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 मेजर कॉन्सेप्ट थे हमारे इस ट्यूटोरियल के, कि किस तरह से हम लोग अ, जो हमारी प्रॉब्लम थी a प्लस बी की, उसमें हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग को अप्लाई करना है, हमें कंटीन्यूअस इनपुट को अप्लाई करना है और बिग इंटीजर को अप्लाई करना है। तीनों को अप्लाई करने से पहले हमने कोशिश की कि आपको ये तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए जाए। अब हम लोग क्या करेंगे, हम अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करेंगे, ओके, और इसमें ये तीनों ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो अभी तक हमने ये देखा कि हमारी जो प्रॉब्लम थी a प्लस बी वाली, उसमें किस तरह से जावा के जो कॉन्सेप्ट है, बिग इंटीजर, कंटीन्यूअस इनपुट और हमारे पास जो एक्सेप्शन हैंडलिंग के जो कॉन्सेप्ट थे, वो हमने किस तरह से इवोल्यूट किए। अब चलिए फ्रेंड्स, आज अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी प्रोग्राम, जो हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन की, कि उसमें ये जो तीनों कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से अप्लाई किए जाएंगे। ओके, नाउ तो हम शुरुआत करते हैं अपने वापस एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं कि प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या था और इस क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, ये हमारी प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है। वापस इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं हम लोग क्विकली। तो प्रॉब्लम ये कह रही है कि हमें ए और बी के 2 नंबर होंगे, 2 इंटीजर होंगे, जो कि बहुत बड़े हो सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने यहाँ दे रखा है। अब ए और बी का जो पेयर होगा, हमें उसको सम करना है। क्लियर? तो ये तो हमारी प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो पेयर आएँगे, ये पेयर कंटीन्यूअसली कितने भी पेयर हो सकते हैं, 1, 2, 3, लेकिन इसकी जो लिमिट है पेयर की कि कितने पेयर हम लोग दे सकते हैं, वो लिमिट यहाँ दे रखी है। ओके? नाउ आउटपुट में हमें सिर्फ ए और बी का सम चाहिए। तो अगेन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है कि बेसिक आर्किटेक्चर, जिसमें हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग का कोड लिखना होगा, प्लस बिग इंटीजर का कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि ए और बी की वैल्यू बहुत लार्ज है यहाँ पर, जो कि कांस्टेंट में दे रखी है। देन हम लोग ये भी अप्लाई करेंगे कि कंटीन्यूअस इनपुट किस तरह से लिया जाए। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, इसका कोड को डिजाइन करते हैं हम लोग और देखते हैं कि जावा हमारी क्या हेल्प करेगा यहाँ पर। करेक्ट? नाउ तो मैं इस प्रोग्राम के अंदर एडिशनल कोड को मैं हटा देता हूँ। तो फ्रेंड, अब हमारा ये बेसिक आर्किटेक्चर है प्रोग्राम का। अब हमें अपना कोड को डिजाइन करना है। ओके, तो पहले हम लोग डिजाइन करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम के अंदर हमें 2 वेरिएबल चाहिए। दोनों वेरिएबल बिग इंटीजर टाइप के होंगे और दोनों को ऐड करके हम उसका
सम प्रिंट करेंगे। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता प्रोग्रामिंग के अंदर कि आप प्रोग्राम को ऊपर से नीचे की तरफ ही डिज़ाइन करें। आपको जो पोर्शन पहले क्लियर है, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो कि इतना प्रोग्राम तो आप क्लियरली कर सकते हैं, देन आप हो सकता है कि आपने कुछ कोड ऊपर भी लिखा हो, कुछ कोड नीचे भी लिखा हो, ओके? तो आप कोई भी स्टेप फॉलो कर सकते हैं। जनरली जो स्टूडेंट होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, उनमें यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि एक स्टूडेंट हमेशा ये सोचता है कि वो प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप ऊपर से लेकर डाउन, टॉप टू बॉटम ही डिज़ाइन करे, पर ऐसा कोई रूल नहीं है। प्रोफेशनली अगर हम लोग देखें तो प्रॉब्लम का जो मेन सॉल्यूशन है, वो हम लोग लिख देंगे। देन जो रिक्वायर्ड कोड और होगा, जो सपोर्टिंग कोड होगा, जो ऊपर या नीचे की तरफ आएगा, उसको हम लोग डिज़ाइन बाद में करेंगे। करेक्ट है? तो फ्रेंड्स, इतना कोड हमने पहले ही डिस्कस किया कि जावा का बेसिक आर्किटेक्चर कोड है प्रोग्राम का, इतना कोड हमें लिखना होगा। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, सिंपली 2 बिग इंटीजर लेंगे, उनको ऐड करेंगे। देन हम लोग इसको लूप लगाकर इसको कंटीन्यूअस चलाएँगे। करेक्ट है? तो सबसे पहले हमें एक इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास की हेल्प चाहिए होगी हमें, ओके? तो स्कैनर क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया एससी इक्वल टू न्यू स्कैनर, ये स्कैनर क्लास का कंस्ट्रक्टर। नाउ यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड इनपुट को मेंशन करना होगा। नाउ फ्रेंड्स, हमारे पास में कीबोर्ड का एक ऑब्जेक्ट रेडी है, इसको हमने एससी नाम से डिनोट करना है। इसी एससी नाम के ऑब्जेक्ट जो होगा, इसी से हम लोग कीबोर्ड से वैल्यू को रिट्राइव करेंगे। नाउ अब हमें 2 इंटीजर लेने हैं, बिग इंटीजर, ओके? नाम में से हम लोग कर देते हैं ए, ओके? और पी, और साथ ही साथ इसकी हम लोग वैल्यू भी ले लेंगे। एससी की हेल्प से हमने लगाया नेक्स्ट बिग इंटीजर। तो ये हमारा एक वेरिएबल रेडी है बिग इंटीजर का, जहाँ हमने उसकी वैल्यू कीबोर्ड से ले ली। सिमिलरली फ्रेंड्स, हम लोग एक वेरिएबल और लेंगे बी, ओके? इसकी भी वैल्यू हम लोग ले लेंगे कीबोर्ड से। तो फ्रेंड्स, हमारा कोड ऑलमोस्ट रेडी है कि हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल लेने हैं बिग इंटीजर के। अब इनको ऐड करके उसको डिस्प्ले करना है, ओके? तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोग यहाँ पर system.out.println मेथड का यूज़ करेंगे, ओके? अगेन फिर आपको एक बार फिर ये याद रखना होगा कि बिग इंटीजर को हम लोग नॉर्मल इंटीजर के जैसे ऐड नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर कुछ मेथड स्पेसिफाई है बिग इंटीजर क्लास के अंदर, उन्हीं को यूटिलाइज़ करना है, ओके? तो अगर ऐड करना है तो हम लोग प्लस सिंबल के बजाय यहाँ पर एक मेथड होता है एडीड ऐड, उसका यूज़ करेंगे। नाउ तो हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट रेडी हो गया। इतना हमने काम कर लिया है कि हमने 2 इंटीजर ले लिए बिग इंटीजर टाइप के, और दोनों को ऐड करके उनका सम भी प्रिंट कर दिया। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब हमें यहाँ पर ये चाहिए कि ये जो क्वेश्चन में कहा गया था कि आपके पास में जो ए और बी के पेयर हैं, वो आपके 2, 4, 6, 8 अप टू 12 जा सकते हैं। तो हमें कंटीन्यूअस इनपुट लेना होगा जब तक कि हमारे कीबोर्ड पे इनपुट अवेलेबल है। तो कंटीन्यूअस इनपुट के लिए अगेन व्हाइल लूप का हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हम लोग किस तरह से कंटीन्यूअस यूज़ करेंगे। तो अगेन हम लोग यहाँ पर ये चेक करेंगे कि इनपुट पर कोई वैल्यू अवेलेबल है या नहीं है। इसके लिए हम लोग हैज़ नेक्स्ट नाम के मेथड का यूज़ करते हैं। ये मेथड चेक करेगा कि हमारे पास में कीबोर्ड पे इनपुट अवेलेबल है या नहीं है। जब तक कीबोर्ड पर इनपुट अवेलेबल है, तब तक ये हमें ट्रू देगा। ट्रू का मतलब ये है कि तब तक हमारा व्हाइल लूप रनिंग में रहेगा, और जैसे ही हमारे पास में इनपुट फिनिश हो जाएगा, तब हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पर जो रिटर्न आएगा हैज़ नेक्स्ट का, वो फ़ॉल्स है और हमारा लूप फिनिश हो जाएगा। करेक्ट है? तो फ्रेंड, ये प्रोग्राम ऑलमोस्ट रेडी हो गया हमारा। इसको एक बार रन करके देखते हैं, क्या इसका आउटपुट आता है और उसमें क्या और रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने इनपुट दिया 1 और 2, आंसर 3 आ गया। फिर मैंने एक और पेयर दिया 3 और 4 का पेयर, आंसर 7। फिर मैंने एक पेयर दिया 5 और 6 का, आप देखेंगे आंसर 11। तो आप कंटिन्यूअसली इनपुट दे रहे हैं और उस पेयर पर हमारा प्रोग्राम एडिशन कर, ओके? तो इतना प्रोग्राम सफिशिएंट था हमारे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम लोग चाहें तो यहाँ पे एक लिमिट कर सकते हैं कि जो पेयर है वो अप टू 12 जाएँगे। तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए सिंपली हम लोग फ्रेंड्स एक यहाँ पर वेरिएबल ले लेंगे इंटीजर टाइप का, जो कि हमारे पास में ये मेंटेन करेगा कि हमारे पास में मैक्स टू मैक्स पेयर जो है, जो हम लोग यहाँ पे पेयर दे रहे हैं 2 नंबर के, वो मैक्स टू मैक्स 12 रहे। ओके?
तो उसके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमें यहाँ पर एंड का यूज़ करना है कंडीशन में कि इनपुट अवेलेबल भी रहे और साथ में हमें ये भी देखना है कि आई की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू 12 रहेगी। ओके? और हर लूप पर हम आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आई की वैल्यू 1 थी, जैसे ही लूप चलेगा आई की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी 2 और हर बार हम लोग चेक कर रहे हैं कि आई की वैल्यू अगर 12 तक है, तब तक ये लूप एग्ज़िस्ट करेगा। जैसे ही आई की वैल्यू 13 या 14 होगी, उस केस में आपका ये वाला जो कोड है, ये फ़ॉल्स रिटर्न करेगा। और क्योंकि यहाँ पर एंड के साथ हम फ़ॉल्स यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं कि एंड कंडीशन के साथ में, एंड ऑपरेटर के साथ में अगर हमारा एक भी कंडीशन फ़ॉल्स होती है, तो रिमेनिंग कंडीशन भी फ़ॉल्स हो जाती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बाउंड कर दिया कि हमारा मैक्स टू मैक्स जो पेयर आएँगे, वो अप टू 12 तक आएँगे। ओके? अब इस कोड को हम लोग रन करते हैं। रन करके देखते हैं कि इसका किस तरह से आउटपुट का बिहेवियर रहेगा। ओके? नाउ तो पहला पेयर हमने दिया। सिम्प्लिसिटी के लिए मैं आपको सिंपल पेयर लेता हूँ। 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, 5 और 5, 6 और 6, 7 और 7, 8 और 8, 9 और 9, 10 और 10, 11 and 11, 12 and 12 एंड 13। तो मैंने 12 इनपुट डाल चुका हूँ मैं अभी। 12 पेयर मेरा एक्सेप्ट हो गए। अब ये जो पेयर है, जो मैं इस बार देने वाला हूँ, देखते हैं कि वो एक्सेप्ट होता है या नहीं होता। तो जैसे ही फ्रेंड्स मैंने ये वाला पेयर दिया 13 और 13, तब हमारा लूप फॉल्स हो गया। इस कंडीशन ने फॉल्स जनरेट किया। ओके फ्रेंड्स? तो अब ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम का जो हमने अभी तक डिस्कस करी है। वो प्रॉब्लम ये थी कि हम ए और बी को ऐड करना है, हमें पेयर देने हैं, पेयर मैक्स टू मैक्स 12 जाएँगे। ओके? 12 से ज़्यादा पेयर हमें एक्सेप्ट नहीं करने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने कंप्लीट प्रोग्राम बनाया है। दिखने में प्रोग्राम बहुत ही छोटा है, कुछ एक लाइन का है, 21 लाइन है ऑलमोस्ट इस प्रोग्रामिंग में। बट यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट काम हमने लिए हैं, जो कॉन्सेप्ट हमने जावा के यूज़ किए हैं, एक्सेप्शंस लाइक थ्रोज़, देन कंटीन्यूअस इनपुट यूजिंग व्हाइल लूप एंड बिग इंटीजर। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट को हमने इस तरह से यूटिलाइज़ किया है हमारे प्रोग्राम के अंदर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको आइडिया मिल गया होगा कि हम लोग किस तरह से प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, आपको इस तरह के और वीडियो चाहिए, तो आपका प्यार हमारे थ्रू लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, प्यार करते रहें। हमारी जो टीम है, वो आपके लिए इसी तरह के वीडियो, इसी तरह के बेहतर और बेहतरीन वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करवाएँगे। टिल देन, थैंक यू, बाय।